अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं रियाद आजिज़ और आज के प्रोग्राम में नाज़रीन बात करेंगे हम बिहार के इलेक्शन के पहले मरहले के हवाले से। पहला मरहला मुकम्मल हो गया बिहार के इलेक्शन का, और ये इंडियन रियासत है बिहार, वहाँ के इलेक्शन और उससे कबल जो सूरत हाल हुई है और जिस तरीके की पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश हुई है, जो जिस तरीके से बयानिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बनाकर इलेक्शन जीतने की स्ट्रेटजी है बीजेपी की, वो हमें नज़र आती है, लेकिन उसमें नाकामी भी नज़र आती है। और पहला मरहला मुकम्मल हो गया और इसमें गुमान ये किया जा रहा है, ख्याल ये किया जा रहा है, तज्ज़ियाकार ये कह रहे हैं कि जो पोजीशन है मोदी की वो बहुत कमज़ोर नज़र आई है और उसमें कांग्रेस और उसके इत्तेहादी थोड़े से मजबूत हुए हैं। तो हम इस एंगल से बात करेंगे कि बिहार इलेक्शन हो या इंडिया में कहीं कभी किसी भी रियासत का इलेक्शन हो, उससे कबल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक ऐसी कैंपेन बनाई जाती है जिसकी वजह से वहाँ पर इलेक्शन में वोट ज़्यादा पड़ते हैं बीजेपी जैसी पार्टियों को। तो इस पर हम बात करते हैं। गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सरदार मोहम्मद अशरफ साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। सरदार साहब, एक रिवायत है इंडिया में, ये ख़ास तौर से बीजेपी हुकूमत ने कायम की है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई ना कोई साजिश हो जाती है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी है या मोदी है, इससे पहले दूसरे लोग भी रहे हैं, वो वाजपेयी थे, दूसरे लोग थे, उन लोगों में ये बात नहीं थी, इतनी नहीं थी। लेकिन मोदी साहब की जो गवर्नमेंट है गुज़श्ता 10 साल से, उन्होंने ये एंटी मुस्लिम स्टेंस को बुनियाद बनाया अपनी पॉलिटिक्स का। और अनफॉर्चुनेटली इंडिया में जितने इलेक्शन होते हैं उसमें पाकिस्तान फैक्टर होता है। तो ये पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है और ये हमेशा ऐसा होता रहा है कि मोदी ने 2019 में यही किया और उससे पहले 2014 में, उससे पहले बॉम्बे वगैरह वो सारी चीज़ें हुई हैं। तो उसका इम्पैक्ट तो इंडियन इलेक्शन पे हमेशा से रहा है। इस दफ़ा ये हुआ कि जैसे 2019 में भी मोदी इलेक्शन हार रहे थे क्योंकि उनकी जो 5 साल की कारकर्दगी थी वो सही नहीं थी। उन्होंने जो वादे किए थे कि हम जी 1-1 करोड़ नौकरियां देंगे, जिस तरह हमारे खान साहब ने वादे किए थे, और उनका 15-15 लाख रुपए हर एक आदमी की जेब में जाएगा, और हम जो है वो हिंदुस्तान में दूध और शहद की नहरें महंगी, कुछ नहीं बढ़ा। तो नतीजा ये हुआ कि 80 करोड़ आदमी आज भी हिंदुस्तान में बिलो पॉवर्टी लेवल 80 करोड़ मोर देन 60-70%। तो अभी जो बिहार का इलेक्शन हुआ उसमें भी अभी मोदी ने लेटेस्ट भी पाकिस्तान की का जर्नल का नाम ले लेके कहा कि मैं जर्नल को छोड़ूंगा नहीं और मेरे दिल में है और मैं ऐसा कैंपेन में तो पूरा काम किया है, लेकिन उसमें लेकिन उससे पहले एक जंग भी तो हुई ना, वो भी तो उसी सिलसिले की कड़ी थी ना। देखिए, जंग जो हुई उसने 2019 को, इस बात तो थोड़ा समझिए। और ये इंडियन जो कमेंटेटर्स हैं, जो रियल कमेंटेटर्स हैं, मोदी के जो वो गैर जानिबदार मुबसरीन है, वो ये कहते हैं कि 2019 में भी इनकी ये टैक्टिस फेल हो गई थी। लेकिन वो उसका इम्पैक्ट जो है कि इसने बालाकोट किया, और बालाकोट करने के बाद जो है उनका अभिनंदन जो है वो जहाज़ भी गिरा और वो बंदा भी पकड़ा गया। लेकिन ये तो पहले दिन किया। एग्जैक्टली उसने यही काम दूसरी दफ़ा किया कि जी पाकिस्तान की टेरिटरी में आके, टेरिटरी में उन्होंने हिट किया और कहा कि जी हमने टेररिस्ट जो है सेंटर्स को हिट किया, अब हम लड़ेंगे नहीं। लेकिन 2019 में भी पाकिस्तान की एयरफोर्स ने सेकेंड डे ऑपरेट किया था और जवाबी कार्रवाई की थी, लेकिन उन्होंने उसको दिफाई पोजीशन को निशाना नहीं बनाया था, रास्ते में से वापस आ गए। इस दफ़ा इन्होंने, उस वक्त लकीली उस वक्त भी हमारे जो DG ISI थे वो आसिम मुनीर थे, और मेरा ये कहना है, सुनना है लोगों का, कि वो उस वक्त भी कह रहे थे कि जी आप जवाबन ठोक दो। हिंदुस्तान ने बैनुल अक़वामी सरहद क्रॉस करके पाकिस्तान के अंदर आके वो किया है, तो इसलिए पाकिस्तान को हक बनता है कि वो जवाब दे। लेकिन वो बाजवा साहब थे, इमरान खान, ये लोग दूसरे थे, तो उस दफ़ा नहीं हुआ। अब इस दफ़ा इन्होंने, उस वक्त तो ये बात आई थी ना कि हमारे पास तो पेट्रोल नहीं है, हमारे पास तो टैंक नहीं है, हम तो पेट्रोल की ज़रूरत ही नहीं पड़ी अभी भी। हाँ। देखो, अब जंगों की का नेचर बदल गया है। आप इस बात को थोड़ा समझिए। अब ये जंगों का नेचर बदल गया है। अब ये टैंकों की जंगें नहीं रही हैं, अब ये मिसाइल की है, अब ये जो है वो एयरफोर्स की जंग है। अभी जो है ये
वो है कंबाइंड टेक्नोलॉजी की वार है, जिसमें वो बाजवा साहब ने तो वो भी जाहिर है कि उन्होंने तो पहलू तही की ना, एक चीज से बचना चाह नहीं, रहे थे उन्होंने वो। देखो 2019 के तजुर्बे से उन्होंने ये सीखा था, तो उन्होंने जाके राफेल लिए 35 बड़े, और 35 राफेल लेने के बाद उन्होंने सोचा अब तो बस आज तो विन हमारा विन है। विन विन सिचुएशन है। लेकिन देखिए आपके पाकिस्तान का डिपेंडेंस जो अमेरिकन वो F-16 वगैरह के ऊपर था, तो वो इस दौरान में पाकिस्तान ने लकीली एक सही रवैया अपनाया। अख्तियार किया, और चाइना इनके लिए एक ब्लेसिंग साबित हुआ कि चाइना ने एक तरफ तो हमें हौसला दिया, दूसरा मदद की, तीसरा हमें जो है वो जो हमारी दिफाई ज़रूरियात थी वो 80% जो है आप वो ये कह रहे हैं कि चाइना इस बार के इलेक्शन में भी बिहार में मोदी ने और बीजेपी ने पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की है, लेकिन कामयाब नहीं हुए। मतलब नारा लगाते हैं, देखना पाकिस्तान से बदला लेंगे। वो मोदी ने कहा कि मेरे दिल में ये पाकिस्तान से बदला लेने का जो है वो जर्नल को नहीं छोड़ूंगा, और वे नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। तो वो एक्चुअली उनके जज्बा, बिहार जो है वो, बिहार इज़ लाइक हमारे जैसे कहते हैं बिहार इज़ सेंटर ऑफ रेवोल्यूशन। एक तो आबादी की बड़ी तादाद जो है वो गरीब है, लेकिन वो सारे लोग बहुत ज़्यादा जो है मिलिट्री में है, तो इसलिए उनका जो इमोशन है वो एंटी पाकिस्तान होता है। लेकिन उसको उसने कैच करने की कोशिश किया अभी, तो अभी वो हुआ नहीं, क्योंकि जो जंग आपने संदूर आपने एक जो शुरू किया संदूर ने, वो संदूर आपके गले पड़ गया, क्योंकि आपके साथ, बल्कि अब तो कह रहे हैं ट्रंप रोज एक जहाज का इजाफा करता है। वो कहता है अब 8 जहाज मार दिए, 8 पे बना दिए उसने। अब वो पाकिस्तान तो कह रहा था 7 हमने गिराए हैं, उन्होंने कहा 8 गिराए, चलो वो एक आध चीट किया इन्होंने, वो जो S-400 था ना, तो उसको भी इन्होंने बेकार किया था, तो इसलिए उसने उसको भी शामिल कर दिया कि देखो उसने अखबारी रिपोर्ट का हवाला देके उसने कहा जी अखबार में मैंने पढ़ा, लेकिन अखबार तो झूठ बोलते हैं, लेकिन मेरी नॉलेज ये है कि वो 8 गिराए हैं उन्होंने। 8वां वो था, 8वां S-400 का जो हेडक्वार्टर था ना वो, उसको बेकार किया ताकि जो नाकारा बनाया। तो इसलिए वो उसने एक ही वक्त में राफेल को भी और S-400 जो चूंकि रशियन टेक्नोलॉजी है तो उसको भी, तो पाकिस्तान ने अपना होमवर्क कंप्लीट किया था, इसलिए पाकिस्तान की वाह हो गई, दुनिया में इज्जत में भी इजाफा हुआ, और वो भी हुआ और दिफा भी कर सके। अब हिंदुस्तान और सारी दुनिया ये कह रही है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान कॉम्पिटिटर। अच्छा, एक बात बड़ी बुनियादी आपने कही कि वहाँ के बिहार के लोग आर्मी में हैं, यानी इंडियन आर्मी में ज़्यादा हैं, इसलिए वहाँ एक्सप्लॉइट करना आसान है। इस दफ़ा क्या वो कांग्रेस कामयाब हो गई, या इसकी चली नहीं स्ट्रैटेजी कामयाब नहीं हुई, क्या हुआ? देखिए बीजेपी वहाँ कामयाब नहीं होगी अभी भी, वहाँ जो फैक्टर है वो नीतीश कुमार है। अच्छा जी, नीतीश कुमार जो है वो बूढ़ा हो गया है, वो गुज़श्ता 20 साल से बिहार में पावर में है। इससे पहले वो जो तेजस्वी है, उसका बाप लालू प्रसाद, वो हुकूमत में रहा। तो लालू का जो राज था वो उसके डबल राय है, कुछ लोग कहते हैं अच्छा था, कुछ लोग खराब। देयर गुड नंबर ऑफ पीपल अगेंस्ट लालू प्रसाद यादव। तो अब इस दफ़ा इन्होंने बीजेपी ने जो एक गलती की है मेरे ख्याल से, कि वो उसको उनका चीफ मिनिस्टर का कोई कैंडिडेट अभी नहीं है, इन्होंने तेजस्वी को ऐलान कर दिया। दूसरी ये बात है, यंग वोटर्स बड़े आए हैं बिहार में इस वक्त, यंग वोटर्स एंड वुमेन फैक्टर है। तो जो वुमेन फैक्टर है वो उसके हिमायत में है, किसके उसके जो चीफ मिनिस्टर सिटिंग है उसकी हिमायत में है, क्योंकि उसने 10-10 हज़ार रुपये उनके अकाउंट में डाल दिया। तो एक्चुअली बिहार का इलेक्शन जो है, एक इंडियन कमेंटेटर ने कहा कि भाई ये तो खरीदा हुआ इलेक्शन है, तो ये इलेक्शन कमीशन ने तो कुछ बोला नहीं, कहा कि ये तो पहले से प्रोग्राम चल रहा था, इसको क्या करें। तो इन्होंने काफ़ी अरबों रुपया जो है वो औरतों के वोटर को कैच करने के लिए किया है, और इसको अच्छा, इसी हवाले से बिहार के हवाले से खबर आई थी ना कि वहाँ पर इलेक्शन कमीशन के ताल्लुक से एक खबर सामने आई थी कि कांग्रेस के लोग गए वहाँ पे, उन्होंने विजिट किया, बहुत सारी चीज़ों को देखा, उसमें एक एक घर में 25-25 वोट निकल आए किसी में। नहीं, वो तो दूसरा महाराष्ट्र का वाक़या है, वो इंडिया की दूसरी स्टेट में ऐसा हुआ है जहाँ ये बीजेपी जीती है। तो बीजेपी ने 25 लाख वोटर या 30 लाख वोटर जो है वो जाली वोटर थे, और ये इस तरह इस दफ़ा यहाँ भी कुछ ना कुछ कोशिश तो करेगा बीजेपी, अगरचे के शोर शार हो गया है।
और इन्होंने कुछ जो वोटर्स थे, अभी आपको क्या लगता है यहाँ पर जो पोजीशन है बीजेपी की, कमेंटेटर पहले तो ये मरहले कह रहे में हैं कि पहले वो बहुत पहले ज़्यादा पह- मजबूत नहीं है। पहले मरहले में तो ऐसा लगता है कि जो महागठबंधन है, यानी जो कांग्रेस गठबंधन है और वहाँ का। महागठबंधन है, हाँ। और ये गठबंधन है। हम्म, तो ये गठबंधन को थोड़ा थोड़ी उनको कम है पॉपुलरिटी। उसकी एक और बड़ी वजह भी ये है कि उन्होंने चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट अनाउंस नहीं किया। बीजेपी चाहती है कि जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर है उसको सामने रखा जाए, इलेक्शन जीत के फिर अपना बीजेपी का आदमी जो है वो चीफ मिनिस्टर लाया जाए। उधर उन्होंने तेजस्वी को, यंग आदमी है, तो युवाज जो हैं, ये उसमें ये कहते हैं इंडियन प्रेस में है कि युवाज आर इन फ्रंट, और बाहर इलाकों से भी लोग वापस आए वोट देने के लिए। तो 60% टर्न आउट रहा है पिछली हाँ, दफा। 60%, मोर देन 60%। मोर देन 60% टर्न आउट रहा है। औरतों का वोट ज़्यादा है, नौजवानों का वोट ज़्यादा है। तो अब देखना है कि कितनी औरतें जो है वो उसको देते हैं। तो अब दूसरा मरहला इनका गालिबन 14 नवंबर को है। हाँ, 14 नवंबर को, उसके बाद कंफर्म हो जाएगा कि कौन। तो अभी जो वो जो कह रहे हैं कि जो प्रिडिक्शंस हैं, उन प्रिडिक्शन की बेसिस के ऊपर वो लोग कह रहे हैं कि ये बराबर ही चल रहे हैं। थोड़ी जो मोदी का गठबंधन है उसको थोड़े कम है, जैसे 245 या 250 सीटों में इलेक्शन हुआ है, तो उसमें वो जो महागठबंधन है, यानी कांग्रेस का जो इत्तेहाद है, उसको थोड़े ज़्यादा मिले हैं। थोड़े नहीं, काफ़ी ज़्यादा हैं, एज ले रहा है वो। अच्छा। तो वो अगर वही सिलसिला रहा तो इस बात का इम्कान है कि अच्छा, अब इसमें एक और सवाल बनता है ना कि अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कांग्रेस यहाँ से जीत जाती है, तो जीत कर क्या कांग्रेस पूरे मुल्क पर इसके असरात मुरतब होंगे, इंडिया पे पूरे? देखिए, इसको बिहार को इंडिया में एक रेवोल्यूशनरी प्रोविंस, क्योंकि 8-9 करोड़ लोग हैं, तो ये बड़ा सूबा है और इसके जो ट्रेंड्स हैं वो इम्पैक्ट करते हैं बाकी रियासतों में भी। और इसको चूँकि मोदी ने अपनी अना का मसला बनाया, हालांकि मोदी की गवर्नमेंट तो थी नहीं, वो तो उसकी है, कोalition है वहाँ, कोalition है बीजेपी के साथ, और ये बीजेपी के साथ तेजस्वी के साथ कोalition थी, तो ये उसको छोड़ के इन्होंने इधर आ गए। तो ये इसके बावजूद, लेकिन वो बूढ़े हो चुके हैं। एक जो बुनियादी बात है कि भाई वो बूढ़े हो चुके हैं और वो अब उनमें वो तेजस्वी उसके मुकाबले में यंग है, और उसको सपोर्ट पिछली दफ़ा अगर ये लोग सपोर्ट करते तेजस्वी को पूरी तरह कांग्रेस, और ये थोड़े डोल उसमें रहे, तो अदरवाइज वो उस दफ़ा जीतने का चांस बहुत ज़्यादा था। तो ये अभी इस दफ़ा भी देखें क्या, मेरे ख्याल से तो काफ़ी ब्राइट चांस है। बहुत शुक्रिया जनाब सरदार मोहम्मद अशरफ साहब। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, अहम बातें ये हुई हैं कि, लेकिन उसमें एक बात मैं कह रहा था कि देखिए, इंडिया ने इसी मौके पर अफ़गानिस्तान को इस्तेमाल किया पाकिस्तान के खिलाफ, और इसको अभी भी एक्सप्लोर करा। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो मुज़ाकरात नाकाम हो गए, वो भी नाकाम हो गई, और उसमें एक फैक्टर, मेजर फैक्टर है इंडिया, क्योंकि इंडिया दूर से उनको मॉनिटर कर रहा है या उनको इनकरेज कर रहा है, यानी उनके डांडे हिला रहा है, या और पाकिस्तान के खिलाफ। और उसकी वजह यही है कि उसको भी पता है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान का क्या बगाड़ेगा। जब हिंदुस्तान खुद कुछ नहीं बिगाड़ सकता तो अफगानिस्तान उसके लिए लड़ेगा। तो ये तो पाकिस्तान की लकीरी, पाकिस्तान इज इन गुड शेप टुडे। तो और इनकी पॉलिसी सही है। मैं कहता हूँ पाकिस्तान अल्लाह करे अपने पाँव पर खड़ा होना सीख ले। ठीक, अभी कर तो रहे हैं कोशिश। बहुत शुक्रिया जनाब सरदार मोहम्मद अशरफ साहब। नाज़रीन, ये गुफ्तगू आपने सुनी, अहम गुफ्तगू हुई है। इसमें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश तो करने की कोशिश की है बीजेपी ने, इन इलेक्शन में भी, बिहार के इलेक्शन से कबल भी कामयाब नहीं हुए। लकीली पाकिस्तान के लिए एक अच्छा मौका है अपने आप को ग्रो करने का, और इन साजिशों से बचने के लिए एक नई स्ट्रेटजी पाकिस्तान को बनाने की ज़रूरत है। उधर अफ़गानिस्तान के हवाले से भी अहम बात की है सरदार अशरफ साहब ने कि अफ़गानिस्तान को इस्तेमाल करने की कोशिश की है इंडिया ने, और वो अपनी जगह प्रॉक्सी के तौर पे अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान से लड़वाना चाह रहा है। लेकिन ये भी हकीकत है कि जब इंडिया खुद नहीं लड़ सका तो अफ़गानिस्तान कैसे लड़ेगा। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।